जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने क्या पढ़ा था भाई? कल हमने अकाउंटिंग पढ़ा था कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस। किसकी? अकाउंटिंग की भाई। और किसकी पढ़ेंगे? तो चलो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि क्या है भाई अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ? उसके उद्देश्य, कि अकाउंटिंग क्यों की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। तो चलो सबसे पहला उद्देश्य क्या है भाई, या ऑब्जेक्टिव क्या है? कि टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। किसका? बिजनेस का भाई, बिजनेस का। तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है सबको। जितना भी तामझाम हो रहा है, जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है, किस लिए? कि हम पता कर सकें कि भाई हमने कितना कमाया और कितना गवाया, है ना। तो टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या हुआ? कि भैया हम जब लास्ट में पहुंचे और अब लास्ट में साल के अंत में पहुंच के हम देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस कहां तक पहुंचा। मतलब कि हमने कई सालों से बिजनेस काम कर रहे हैं, अब देख रहे हैं ना कि हमने कितना अपनी प्रॉपर्टी बना ली, कितनी हमने अपनी कितना कर्जे में चले गए, कितना हमने अपनी प्रॉपर्टी बना ली और कितना हम कर्जे में चले गए। ये सब कुछ क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। हमने कितनी प्रॉपर्टी बना ली, जिसको हम किस नाम से बोलेंगे अकाउंट में? एसेट्स। किस नाम से बोलेंगे? एसेट्स, हमारी संपत्ति। और हमने कितनी उधारी कर ली, कितना कर्जे में, ऑब्लिगेशन, जिसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। कि मतलब किसकी कितनी हमको देनदारी है, कितना कितना पैसा देना है और कितना हमने अपना संपत्ति बना लिया। ये कहलाई हमारी बिजनेस पोजीशन, बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, ये कहलाया हमारा। और ये सब कुछ हम कहां से देखते हैं भाई? बैलेंस शीट। एक स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, जो हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को पूरी तरीके से, कच्चा चिट्ठा, आपने नाम सुना होगा ना, कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा तेरा, तो वो कच्चा चिट्ठा क्या भैया? बैलेंस शीट, उसी को बोला जाता है। क्लियर? तो कच्चा चिट्ठा मतलब कि भाई कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कर्जे में है, कितना हमने कमा लिया, ये सब कुछ, ये सब क्या कहलाता है? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग सारी करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले भी पढ़ा कि कल कैरेक्टरिस्टिक में कि क्या क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और किस वे में? प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में, ताकि पता चल जाए ना कि कौन सा किसके बाद है, किसके बाद क्या क्या लेन देन हुआ। एक प्रॉपर तरीके से, पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि बहुत ही आसानी से हमको कोई इंफॉर्मेशन यदि निकालनी हो तो पता चल जाए। ठीक। चौथा है क्या भाई? प्रोवाइड डेटा। कौन सा डेटा? फाइनेंशियल डेटा। कौन सा डेटा? फाइनेंशियल डेटा। किसको प्रोवाइड करना है भाई? इसके यूजर्स को। कल भी बताया था ना मैंने, यूजर सबका यूज किया था शायद, कि जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो लेनदार हो, देनदार हो, क्रेडिटर हो। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जिसको पैसे लेने, या जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, या फिर इसके कस्टमर, भाई उन सब को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है। तो उन सब को भी हमारे जो फाइनेंशियल डेटा रहता है उसकी जरूरत पड़ती है, कि हम पैसा लगाएं कि ना लगाएं बिजनेस में। यदि किसी को पैसा लगाना हो, किसी को लोन देना हो, तो वो भी ये सोचेगा ना, तो उनको भी ये फाइनेंशियल डेटा का जरूरत होता है। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट थे आपके ऑब्जेक्टिव्स के, बहुत ही आसान, जिसमें से ये 2 पॉइंट, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस और टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये जब भी आप आने वाले समय में, हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसमें जब भी क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा कोई क्वेश्चन, तो उसमें ये 2 चीजें आप हमेशा लिख के आ जाना, नंबर आपको पूरे मिलने वाले। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम क्या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। चलो तो अब पढ़ते हैं
एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, भैया क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं अकाउंटिंग के लिए। देखो भाई, अलग अलग लोगों के लिए अकाउंटिंग के अलग अलग एडवांटेज है। तो हम बात करते हैं अलग अलग लोगों की, और उनको क्या क्या इससे एडवांटेज होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया कि बिजनेसमैन को क्या एडवांटेज है। एडवांटेज टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग करने में, क्या फायदे हैं। देखो, पहला फायदा क्या है, टैक्स डिटर्मिनेशन। भाई हर बिजनेसमैन क्या पे देता है, टैक्स पे करता है ना। अब टैक्स कितना पे करना है, कितना नहीं करना, कहाँ बचाना है, तो वो सब के सब कहाँ से पता चलेगा, जब हम अपने बिजनेस का पूरा अकाउंटिंग करेंगे। जब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पर ही तो टैक्स देना है ना। तो टैक्स ऐसे में बचा भी लेते हैं, है ना, तो घपला कर करके, तो पता चल जाएगा कितना टैक्स उसको पे करना है। दूसरा क्या है, मेमोराइज। मेमोराइज मतलब याददाश्त, याददाश्त, याद रखना कि अब इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहां तक याद करेंगे भैया, लिख लो ना। लिखेंगे तो क्या रहेगा, मेमोराइज रहेगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं। हाँ चलो देख लो, वहां जाके उस पेज नंबर पे देख लो भैया किससे कितना लेन देन है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। तीसरी चीज क्या है, एविडेंस इन कोर्ट। मान लो कोई विवाद हो जाता है, कोई किसी प्रकार का कुछ लफड़े झगड़े हो जाते हैं किसी के साथ, कोई भी हमारा जो जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जो अकाउंटिंग हमने की, जो लिखा पढ़ी हमने करी है, वो कोर्ट में एविडेंस का काम करती है कि भैया देख लो हमारे पास तो ये सब कुछ लिखा है, कि सारी चीजें हैं, एक एक चीज हमने लिख के रखें कि इतनी तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ था, ये सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ होता है। तो एक एविडेंस के रूप में भी अकाउंटिंग काम करती है। फिर उसके बाद डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब वाला नहीं, वाला नहीं, डिस्पोजल मतलब भैया कि जब बिजनेस को यदि हम बेचना चाह रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, यदि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेचना चाह रहा है, तो पता तो चलेगा ना कि जिस टाइम वो बिजनेस को बेचना चाह रहा है उस टाइम उस बिजनेस की नेट वर्थ क्या है। नेट वर्थ मतलब वही फाइनेंशियल पोजीशन, जब भी हमने पढ़ा था उसको नेट वर्थ भी बोलते हैं ना। हम कभी कभी सुनते हैं ना कि नेट वर्थ इसकी कितनी है, तो भाई तो नेट वर्थ इसकी कितनी है उस बिजनेस की, उसके हिसाब से वो डील करेगा ना उसको बिजनेस के लिए। फिर रिकवरी ऑफ लोन, किसी को पैसा दिया है भैया तो लेना भी तो है ना, वसूलना भी तो अकाउंटिंग करते हैं तो पता चल जाएगा कि उससे कितना लेन देन बाकी है, कितना उससे पैसा लेना बाकी है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज है, जैसे कंट्रोल टू देयर एम्प्लॉय, आप अपने एम्प्लॉयज पे कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, कोई भी बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग को देखकर डिसीजन ले सकता है कि उसको बिजनेस में आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसको भैया, गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को क्या एडवांटेज है, सबसे पहला टैक्सेशन। भाई गवर्नमेंट किसके दम पे चलती है, नीतीश कुमार? अरे नहीं भैया टैक्स है ना, नीतीश कुमार भी जरूरी है। तो पहला क्या है, टैक्स, कि गवर्नमेंट सबसे क्या वसूलती है, टैक्स वसूलती है, फिर उसी से सब कुछ बनाती है, जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो किससे कितना टैक्स लेना है ये सब कुछ कैसे पता चलेगा, भाई उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के, उसके डेटा को देख के वो अपनी अकाउंटिंग की बुक लाएगा कि देखो हमारे इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हाँ चल तेरा टैक्स इतना हुआ, तो इतना पैसा हमें पे कर। तो टैक्सेशन के लिए जरूरी है। फिर क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। यदि गवर्नमेंट की कोई संपत्ति है, मतलब गवर्नमेंट का कोई उद्योग बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, जैसे रेल हो गया, ठीक है, तो अब उसकी भी तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, तो वो भी, उसके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। फिर सब्सिडी, गवर्नमेंट क्या देती है भाई, सब्सिडी देती है ना। सब्सिडी का मतलब थोड़ी बहुत उसमें उदारता, मतलब छूट उसको देती है गवर्नमेंट। जैसे आप गैस सिलेंडर खरीदने जाते हो तो पहले पहले अब नहीं है ना, अब तो बंद हो गई सब्सिडी उसमें। तो पहले क्या मिलता था कि सिलेंडर की कीमत ओरिजिनल जितनी भी हो, गवर्नमेंट आपको 400-500 रुपए में वो दे देती थी, तो बाकी जो पैसा आपसे नहीं ले रही वो क्या हो गया, सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ऐसे क्या है, कई इंडस्ट्रीज की हालत देखती है उसकी अकाउंटिंग के थ्रू कि भाई इस इंडस्ट्रीज को हमें सब्सिडी देने की जरूरत है कि नहीं है। वो सब कैसे पता चलेगा, उनकी अकाउंटिंग के थ्रू। जैसे कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये इंडस्ट्री बंद ना हो,
इसको ये चलती रहे, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडी देगी, उसको टैक्स में छूट दे देगी या कुछ ना कुछ इसके लिए करेगी। फिर प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल तो करती है गवर्नमेंट, महंगा कब रेट बढ़ाना है कब रेट घटाना है। तो भैया ये सब कैसे होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है उनके अकाउंटिंग को देख के कि भैया आप क्या किस तरीके से कर रहे हैं चीजें, आप बिजनेस में आपका प्रॉफिट क्या है, आपके प्राइस क्या है, उन सब चीजों के, तो उन सब चीजों को देखकर भी प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है। कौन करेगा, गवर्नमेंट। फिर किसको मिलेगा बेनिफिट, टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, एडवांटेज टू इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर को एडवांटेज क्या है, कोई भी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा, आपके तभी लगाएगा ना जब उसको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो वो आपके अकाउंटिंग को देखकर ये पता कर सकता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं है, या लॉस ही लॉस है, या आप कितने कर्जे में, या आपकी प्रॉपर्टीज कितनी, उन सब चीजों को देखकर कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो इन्वेस्टर के लिए ये एडवांटेज होता है। फिर उसके बाद एडवांटेज टू एम्प्लॉय। अब भाई एम्प्लॉय को क्या एडवांटेज है, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी एम्प्लॉय जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, है ना, जब आपके पूरे सब देखेगा अरे मालिक तो बहुत रुपया छाप रहे हैं और हमें सैलरी ना के बराबर है। तो यदि एम्प्लॉय चेक कर सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो वो भी अपनी सैलरी के बढ़ाने के लिए आवाज उठा सकता है, बोनस मांग सकता है कंपनी से, भाई कि प्रॉफिट हो रहा है हमें बोनस चाहिए। तो इसलिए एम्प्लॉय के लिए भी ये एडवांटेज होती है। क्लियर। चल अब देखते हैं हम क्या इसके लिमिटेशन, अकाउंटिंग के लिमिटेशन क्या होते हैं। तो अब बारी है भैया किसके, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। भाई हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो वैसे ही अकाउंटिंग के भी यदि एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी होती है। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, चलो देखते हैं करके। पहली लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। भाई अकाउंटिंग क्या होती है, सिर्फ मॉनेटरी वाली या जो क्वांटिटी वाली जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें रहती है, क्वालिटेटिव नहीं। कौन सी वाली, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वैसी वाली इंफॉर्मेशन, जैसे पैसे, पैसे वाली इंफॉर्मेशन रहती है। अब लेकिन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जैसे कि यदि किसी मैनेजर के कारण उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस मैनेजर की क्या कह सकते हैं उसको, काबिलियत के कारण, मैनेजर की काबिलियत के कारण आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वहां पे मैनेजर की काबिलियत तो आप लिख नहीं सकते ना कि इसके कारण ये हुआ। या पॉलिसी यदि चेंजेस हो गई है तो उसी कारण आपका प्रॉफिट घट रहा है, तो आप तो ये सारी चीजें नहीं लिख सकते वहां पे। आपको तो सिर्फ वहां पर मॉनेटरी टर्म की वैल्यू या फाइनेंशियल टर्म की चीजें ही लिखी जा सकती हैं। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ये, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और घट रहा है तो क्यों घट रहा है। चलो फिर उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूलेस एसेट्स। कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ऐसी एसेट्स भी लिख देते हैं जो वैल्यूलेस होती हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। भाई जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो बिजनेस चालू नहीं हुआ लेकिन चालू करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं ना, जैसे हमने लीगल फीस वगैरह ये सब कुछ हमने पे कर दिया। अब बिजनेस देखो चालू नहीं हुआ लेकिन फिर भी खर्चा तो है। अब खर्चा हुआ है तो वो हम एसेट साइड में उसको शो करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से, कि भैया ये पहले ही खर्चा हो चुका है। फालतू मतलब फालतू खर्चे हैं यार, कोई मतलब नहीं है, वैल्यूलेस है फिर भी आ जाते हैं। तो ये होता है क्या, डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूलेस एसेट्स। फिर क्या है, नो डिस्क्लोजर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। नो डिस्क्लोजर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब क्या हुआ कि देखो, जो हम आज मान लो कि ये पेन, मार्कर पेन, ये मैंने आज 20 रुपए खरीद के लाया, तो ये मेरी क्या है, एसेट्स है। तो मैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में इसकी कीमत कितनी लिखूंगा, 20 रुपए। मान के चलो पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और ये आखिरी मार्कर पेन बचा है मेरे पास, सिर्फ आखिरी। अब इसकी कीमत कितनी होगी, कितनी होगी सोचो आप, ज्यादा हो जाएगी ना। लेकिन फिर भी मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी कीमत कितनी लिखूंगा, 20 रुपए ही लिखूंगा, जो जितने का मैंने इसको
परचेस किया था। तो ये प्रेजेंट वैल्यू को शो नहीं करता, ये हिस्टोरिकल वैल्यू को शो करता है कि भैया जितने का लाए थे उतने का ही लिखो। क्लियर आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट भी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। और क्या भैया, चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसी चेंज हो रही है बार बार। भाई देखो, अलग अलग मेथड होती है अकाउंटिंग में एक ही चीज को करने की। तो जब आप मेथड अलग करोगे तो क्या हो सकता है, आपको प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, आपको प्रॉफिट घट भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब भी हम अपने बिजनेस की पॉलिसी चेंज करते हैं तो उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन उससे लिख तो नहीं सकते ना, दर्शा तो नहीं सकते ना अकाउंटिंग में, भैया देखो हमने पॉलिसी चेंज कर दी है इस कारण से ये हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, प्रॉफिट या नुकसान जरूर होता है मेथड को चेंज करने से, पॉलिसी चेंज करने से। और क्या भैया, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई इंसान अपना टैक्स बचाना चाहता है, और टैक्स बचाने के लिए वो क्या करता है, अपने अकाउंटिंग में हेर फेर कर देता है। भाई जो भी अकाउंटेंट रहता है या जो भी है, थोड़ा सा इधर उधर उधर सब चलता है ना, ताकि उनका टैक्स बच जाए। टैक्स को बचाने के लिए वो गड़बड़ी करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। इंडिया में आपको पता ही, सिर्फ 4 या 5% लोग तो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स की बात करूं तो, है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कमा तो सब रहे हैं, लेकिन वही बात है कि सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने अकाउंटिंग में मैनिपुलेट करते हैं, अपने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि टैक्स उनका बच जाए। तो ये थी खैर लिमिटेशन। फिर अब आने वाली जो वीडियो रहेंगी उसमें हम और भी टॉपिक्स एक एक करके देखेंगे, बहुत ही आराम से चलेंगे, क्योंकि भाई अगर जो 11th है वो बेस है, अकाउंट का बेस है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ही आराम आराम से इसको पढ़ाऊंगा। कोई एकदम जल्दबाजी नहीं, कोई घाई नहीं करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो तब तक एक बार रिवाइज करना सारी चीजों को, वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वापस से भूलेंगे नहीं। ठीक है, ओके। फिर बढ़िया आराम करो, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पियो, गर्मी बहुत है। चलिए, टेक केयर एंड बाय और थैंक यू।